नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, चैप्टर नंबर 1 से आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बोल सकते हो इसे। चैप्टर नंबर 1 के टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसी में आपका इंक्लूड है जैक बोर्ड जो क्वेश्चन आपका प्रोवाइड करके रखा है मॉडल सेट में 40, वो इंक्लूड है, 60 मेरी तरफ से है। ठीक है, काम काम की बात पे सबसे पहले चर्चा कर देता हूँ। हर एक चैप्टर का अपन लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उन सारे क्वेश्चंस जो अपन लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। हैंड रिटन पीडीएफ है सारे के सारे। अभी डिस्प्ले में आपको शो हो रहा होगा इस तरह से कुछ। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 16 या तकरीबन 14 चैप्टर हैं आपके जैक बोर्ड में सारे। जब आप 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लगा लोगे तो आपका ना चैप्टर में पकड़ बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात लॉन्ग क्वेश्चंस में, वो अपन लोग लॉन्ग क्वेश्चंस वाले वीडियोस में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस कौन कौन वेरी वीवीआई हैं आपके लिए और उनका सारे क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं वापस। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, द मिनिमम, यहाँ इस साइड आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन। द मिनिमम चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज, किसी चार्ज बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, ये तो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का दिशा आप छोड़ दो, ऐसा कि इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, ए स्फेरिकल कंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 3, ए स्फेरिकल कंडक्टर इज कंटेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी, स्फेरिकल कंडक्टर है, सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0 होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ये हेलो स्फेयर है, यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज इक्वल टू 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल इक्वल टू 0 नहीं होता है। ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, हेलो स्फेयर के बातें, हेलो स्फेयर के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये अगेन आपका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया। 2-3 क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 के हैं, बट डोंट वरी, बाकी सारे चैप्टर नंबर 1 के ही है। तो इसका भी आंसर आप जानते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को अपन लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अगेन आपको चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है और आपको याद करके रखना है। वोल्ट पर मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है -dV/dx, जिसे अपन लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं। ये यहां से ये वाला यूनिट आ जाता है। पोटेंशियल का मतलब हो गया, चेंज इन पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर आप पोजीशन बोल सकते हो, उसका यूनिट कितना हो जाता है, मीटर हो सकता है। तो वोल्ट पर मीटर यहाँ से यूनिट बन के आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अनदर यूनिट होता है, वो आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज को अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो वहां से भी आपका एक यूनिट आ जाता है, न्यूटन पर कूलम। ये फॉर्मूला, ये यूनिट कौन सा फॉर्मूला से आया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले होते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये माइनस नहीं है। ठीक है, ये दोनों यूनिट को आपको याद रखना है। ये वाला तो बहुत बार पूछता है, इसे आपको याद करके रख लेना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मेटल। मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट। बहुत बार रिपीट करता है, आपको याद करके रखना है। इवन तो किसी भी मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 0 दिया, ये तो वैसे ही गया। डी नंबर भी -1 दिया, ये 1 से छोटा, ये दोनों चले गए। 1 और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, मेटल के लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, अभी तुरंत बताया आपको, किससे ज्यादा बड़ा होता है, हमेशा 1 से ज्यादा बड़ा होता है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख के बताओ आप क्या लिखा हुआ है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज लोकेटेड इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी।
दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अपन लोग क्लोज सरफेस में रख दिए तो उसके कारण आपका क्या बोल रहा है, फ्लक्स कितना जनरेट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा क्लोज सरफेस है, आप इस स्क्वायर शेप भी ले सकते हो। तो डायपोल में अपन लोग जानते हैं एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपन लोग फॉर्मूला जानते हैं, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इनसाइड का मतलब होता है, इसी को आप गॉसियन सरफेस मान लो और उसके अंदर के सभी चार्ज का सम। तो देखोगे ये दोनों मैग्नीट्यूड में, डायपोल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो ये माइनस का क्यू होगा प्लस ये प्लस का क्यू होगा, तो दोनों कट के कितना हो गए, जीरो हो गए। तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर क्या आ गया, जीरो हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी होता है कि देखो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में आके वापस इंटर हो जाएगा। तो किसी सरफेस से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है, वापस इंटर ले लेता है, तो दो बार कट हो गया। दो बार जब जब कट होता है तो अपन लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। केवल बाहर निकलता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करता है, या फिर केवल अंदर आता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दो तरीके, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, डी। डी फॉर डेली, जीरो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट अनदर इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोल रहा है, चार्ज टू सिस्टम इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट अनदर इलेक्ट्रॉन। हाँ, जब एक इलेक्ट्रॉन को अपन लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के सामने ला रहे हैं, नजदीकियां बढ़ा रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो देखो आर नीचे पे है, तो आप क्या कर रहे हो, नजदीक ला रहे हो तो डिस्टेंस को कम कर रहे हो, डिस्टेंस कम कर रहे हो तो फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स इंक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तीन यूनिट जो ऐसे हैं चैप्टर नंबर 1 के, अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पहले वो बता देता हूं। देखो एक होता है के, कूलम कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये इसका जस्ट उल्टा होता है, तो इसको यूनिट भी उल्टा हो जाएगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का ये फाई होता है ना, फाई का यूनिट आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। यहाँ पे कोई स्क्वायर है, कूलम में भी स्क्वायर है, यहाँ पे कूलम में स्क्वायर नहीं है। तो अक्सर शुरुआत में जल्दबाजी के कारण गलतियां हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। इसने क्या पूछा है आपसे, ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, मतलब ये वाला पूछा है। कूलम स्क्वायर ऊपर होगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे आपका सही हो गया, 10 का बी नंबर। 11 नंबर देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ये तो रेशियो होता है ना, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम। तो दोनों का यूनिट, इसका जब वैल्यू लिखूंगा तो उसके साथ यूनिट लिखूंगा, तो यही वाला यूनिट यहाँ भी आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यूनिट लेस आपको मिलेगा। जब सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे डिवाइड होती है, पूरे फिजिक्स में याद करके रख लो, तो उन दोनों का यूनिट कट जाता है, तो आने वाला जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का यूनिट लेस होता है। आने वाला इस पार्टिकुलर केस में आने वाला क्वांटिटी कौन है, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, तो उनका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई आपका सही हो गया यहाँ पे। 11 क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नॉट फॉर्म। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है, एक अभी आप पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 1 में, एक पढ़ोगे आगे चल के इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक कौन सा आपका इंडक्शन में पढ़ोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे पढ़ोगे आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप कौन सा पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो दो प्रकार के फील्ड होते हैं, तो आप सवाल ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा फील्ड पूछा है, इंड्यूस्ड पूछा है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ठीक है, जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो सर्कुलर फॉर्म करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का। ठीक है, अब जो उल्टा कर दिया, अब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, वो हमेशा स्ट्रेट
कैसे भी हो सकता है, यदि ऐसा लाइन है थोड़ा सा ऊपर नीचे तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, केवल ये स्ट्रेट लाइन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बट ये दोनों ही कैसे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यदि सीधे सीधे लाइन है पूरे स्ट्रेट, कहीं पे भी झुकाव मुड़ाव नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, लेकिन कैसा वाला, यूनिफॉर्म वाला। ये है आपका यूनिफॉर्म वाला, ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म वाला, ठीक है। और दोनों ही एग्जांपल हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले, ये इंड्यूस्ड वाला क्लोज फॉर्म में। तो 3-4 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से सही हो गया, ठीक है, याद रखना है आपको इसको। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसमें जो चार्ज होते हैं ना वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं, इसमें जो चार्ज होते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं या फिर रुके हुए रहते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कैसा रहता है, आपका रेस्ट रहता है, इसमें एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, ठीक है। इतनी बातें, बहुत सारी जानकारियां दे दी है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 के थ्रू। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नॉट फॉर्म, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए फॉर अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए फॉर अमेरिका। अगेन 13 का ए नंबर सही हो गया, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब। तो आप देखो, आप क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए टॉर्क व्हेन इट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के दौरान कौन सा डायग्राम आपका सही है। तो आपने पढ़ के रखा होगा दोस्त कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी, डायपोल को जब अपन लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अपन लोग उस पर स्टेबल और अनस्टेबल के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पे अपन ने डायपोल रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, इधर तीर का डायरेक्शन है, इधर की ओर हो गया। अब सुनो, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज की ओर रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अभी आप ध्यान से देखो, डायपोल का भी डायरेक्शन उधर ही चाहिए जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो दोनों का डायरेक्शन यदि सेम हो जाए उसे अपन लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इन दोनों के बीच का एंगल देखो थीटा, थीटा देखो आपका क्या है, 0 है। तो टॉर्क का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, पीई साइन थीटा होता है। साइन 0 डिग्री पुट करोगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, और पीई को और वापस से निपट जाएगा पूरा गेम, 0 हो गया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ही होता है। टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पता चल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका, डायग्राम देख के बताओ। ऑप्शन नंबर ए। अनस्टेबल में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर हो जाता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। साथ में उसे भी याद करके रखोगे। तो ए फॉर अमेरिका, ये नंबर आपका फिर से सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोथ प्रोटॉन। ये तो हलवा क्वेश्चन है ना, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, सेम टाइप ऑफ चार्ज एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले कुछ जानकारियां बीच में बता देता हूँ, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। कोई भी क्वेश्चंस का डाउट हो ना तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट पे जाके कमेंट कर सकते हो कि सर आई हैव डाउट। तो अपन आपको कमेंट सेक्शन में एक स्पेशल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, रीजन है, नहीं तो सारे लोग क्वेश्चन भेजना चालू कर देंगे जिस क्वेश्चंस का जैक बोर्ड का कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को ना पढ़ रहे हैं। तो बाकी सवाल को आपको नहीं पूछना जो जैक बोर्ड में आने के प्रायोरिटी रखते हैं या फिर आने के चांसेस है, वही सारे सवाल को पूछना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, वहां पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना ड्राइव का लिंक पेस्ट कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि अपना बच्चे जो है ये सवाल पूछे, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक अलग प्लेलिस्ट बना के जिसपे डाउट सेशन लिखा हुआ रहेगा वहां पे, ठीक है। ये छोटे छोटे काम आप कर सकते हो खुद के नंबर्स को बढ़ाने के लिए। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 16 पर, सेम टाइप ऑफ चार्ज एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। सेम टाइप के चार्ज है, बच्चा जानता है, सेम टाइप के चार्ज पे रिपल्सन फोर्स लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया बी ए नंबर से। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, या सरफेस बोल लो, सरफेस का, कंडक्टर का ही तो सरफेस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। बाकी को पढ़ने की कोई नीड नहीं है, परपेंडिकुलर सबसे फर्स्ट वाला है,
क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ए फॉर्मेट का। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 18, ठीक है। फोर्स एक्सर्ट ऑन ए इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो फोर्स लगता है, अपन लोग जानते हैं कितना। मान लिया यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया Q, तो इस पे फोर्स लगता है। वो फोर्स का अमाउंट कितना है, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई होता है। ध्यान रहे इस Q को आपको साइन के साथ पुट करना है। अल्फा चार्ज है तो अल्फा चार्ज का साइन रखोगे, न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन है तो प्रोटॉन चार्ज का साइन रखोगे, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज के साइन के साथ पुट करोगे वैल्यू को। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज कैसा लेके रखा है, इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे अपन लोग निगेटिव चार्ज लेंगे, माइनस ई फोर्स, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ये क्या है, निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन बताता है आने वाले वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा दोनों अपोजिट होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इन दोनों पे अपोजिट लगेगा। तो इनका अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका अपोजिट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन देता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये सब आप कहाँ पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में पढ़ के रखे होंगे कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो कट ईच अदर, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इंटरसेक्ट ईच अदर, अच्छा ये दोनों, अच्छा क्वेश्चन से अपन ने उल्टा पढ़ लिया था। टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर कट ईच अदर, ठीक है, या इंटरसेक्ट ईच अदर, दो ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर देते हैं, तीन ही ऑप्शन मान के चलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी को लिख दो, नेवर, एलिमिनेट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि वो लोग कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था आपको पीछे किसी क्वेश्चंस में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, 21 है ये, 21 का हो जाएगा आंसर ए नंबर, ठीक है। अच्छा ये यूनिट कहां से, यहां से नहीं मिलेगा। फ्लक्स का दो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे क्यू बाय क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां से ये यूनिट नहीं मिलेगा। फिर कहां से मिलेगा, फाई इक्वल टू, आप दूसरा फॉर्मूला पढ़े गॉस लॉ से, ई डॉट डी ए, ठीक है, यहां से मिलेगा ये वाला यूनिट। कौन सा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट पुट करोगे, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, सारा कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है, या रट लो आप। क्वेश्चन नंबर 22, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी। अभी तुरंत बताया Q इंटू ई, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखोगे तो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगता है, ये बात अपने को पता है। अमाउंट में कितना होता है, मैग्नीट्यूड में Q इंटू ई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय, अपन लोग जानते हैं, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही लिखा था, देखो ना, P E साइन थीटा। अब आप जहां पे साइन आता है वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायपोल भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, तो वेक्टर पे डॉट प्रोडक्ट चलता है, क्रॉस प्रोडक्ट चलता है। यहाँ पे साइन थीटा आया, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आया होगा, तो P क्रॉस E हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, P क्रॉस E के साथ आने वाला, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सी आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 24, विच ऑफ 24 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 25, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज लेइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, चैप्टर नंबर 2 का है, बट डोंट वरी, अपन लोग यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो कोई डायपोल कितना वर्क करता है एक्सटर्नल फील्ड पे, तो अपन लोग जानते हैं पीई साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कितना वर्क करता है कॉस थीटा। अभी हम लोग का एंगल दे के रखा है 90 डिग्री, तो अपन लोग यहाँ पुट करेंगे ना cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। पीई इक्वल टू 0 हो गया, 0 सारे को मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, यह 0 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो वर्क डन तो 0 आना चाहिए, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका 0 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है आपके, एक है 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव में एंड 4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली से रिपेल करेगा, और जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन का वो 10 न्यूटन है। इफ इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम, दोनों को 6 माइक्रोकूलम चार्ज बढ़ा दिया जाता है, देन न्यू फोर्स इज, तब जो नया फोर्स आएगा उसका अमाउंट कितना होगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, अक्सर जैक बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और अपन लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू1 के जगह के Q1 लिख देता हूं एक बार, 10 न्यूटन है अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ रहा होगा, तो अपन ने आर मान लिया, R²। पहला दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा दिया हुआ है कितना आपका 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 तिया 12 R², मतलब 12 के बाय R² का वैल्यू कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया, ठीक है। इसको एक साइड रखते हैं, दोनों का चार्ज को बढ़ा दिया गया। पहले वाला चार्ज में 6 बढ़ा देंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, तो K × 9, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। अपॉन डिस्टेंस आज भी वही है, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो देखो अपन लोगों का फोर्स जो न्यू आ गया वो इतना आ गया बराबर। अब इसको अपने को 10 के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे देखो 12 के बाय R² है, यहाँ पे 12 के R², इससे कुछ दिख नहीं रहा, आपको तो बनाना पड़ेगा। तो 12 के बनाने के लिए मुझे इससे 3 निकाल लूं, तो 3 आ गया, इससे कितना निकाल लेता हूँ, 2 निकाल लेता हूँ, तो कितना आ गया, 3 दूना 6 आ गया। तो इसमें से 3 निकाल लिए थे तो कितना बचा, 3 बचा, इसमें से 2 निकाल लिए थे, कितना बचा, 5 बच गया। ये सारे मल्टीप्लाई में ही चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ के रख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे 12 बनाना है, तो मुझे और एक 2 चाहिए। इस 2 को अपने घर से लाया है तो अपन ने डिवाइड भी कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ये आपका R² है, कैंसिल आउट तो ये दोनों हो ही रहे हैं, बट इससे फायदा हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूँ। ऐसा इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस करा होगा आपने। तो 2 दूना 4 हो गया, और 4 तिया 12, ये 12 के R² हो गया। इधर मल्टीप्लाई में, ये सारे मल्टीप्लाई में ही थे, तो देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है, 15/2 आ रहा है। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा है 10 न्यूटन है, तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, और ये हो गया 15/2, ये कट गए 5, 15 × 5 = 75 न्यूटन। तो फोर्स का जो न्यू मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका कितना आ गया, 75 न्यूटन आ गया। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 75। क्वेश्चन नंबर 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 7.5 है, मिस्टेक है थोड़ी सी, तो आप इसे सही कर लेना, या मैं इसे अभी सही कर देता हूँ, वेट 1 मिनट। हाँ, इसको काट के जब PDF आपको मिलेगा तो यहाँ पे आपका 75 न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 27, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव बॉडी का चार्ज है तो उसमें जरूर इलेक्ट्रॉन की कमी रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी की वजह से अपन लोगों का निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक्सेस तो हो नहीं सकता, डिफेक्ट हो सकता है, कमी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी फॉर बॉम्बे सही हो गया। 28 चलते हैं, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 10 न्यूटन कूलम है, सॉरी 100 नैनो कूलम है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन ए बॉडी। क्वांटाइजेशन थ्योरी आपने पढ़ के रखा होगा, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वाले टॉपिक पे। अपन लोग वहां से जानते हैं Q = क्या होता है, N ही होता है। Q का मान यहाँ पे दिया 100 नैनो कूलम, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 × C = न्यूटन, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज,
तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये कूलम कूलम छम छम हो गया। ये वाला चीज इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 100 इंटू 10 टू दी पावर -9 इधर डिवाइड हो गया, तो देखो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -9। इसे सॉल्व करना बेसिकली और कुछ नहीं। एक काम करते हैं ना, जितने भी 10 के पावर वाले हैं सभी एक दूसरे से क्या होंगे, घटेंगे या तो जुड़ेंगे। तो चलो, तो देखो यहाँ 10 की पावर कितना है, 2 है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो जुड़ेगा, तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो डिवाइड में माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं ना, छोटी छोटी बातें। तो यहाँ से कितना बचा 1, और यहाँ पे 1/6। इसे सॉल्व कर लो, इसको यहाँ भेज दो, तो ये 10 ऊपर चला गया, 2 पंचे 10, 2 आठे 16, तो ये 5/8 हो गया गुना। इसे सॉल्व करो इधर, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 19, तो प्लस का 10 हो गया और ये प्लस का 2, प्लस का 12 हो गया, तो प्लस का 12 हो गया। अब इसके आसपास वाला वैल्यू देखो कौन सा मैच हो रहा है आपका, 10 की पावर 12 के आसपास, 10 की पावर 12 के आसपास ऑप्शन नंबर डी आपका मैच हो रहा है। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो वैसे भी आपका उतना आ जाएगा जितना इसमें मेंशन है आपका। एक अभी नहीं तो देख ही सकते हो, यहाँ से एक काम करो लो ना, यहाँ से एक जीरो इससे वापस ले लो, यहाँ पे दे दो, तो ये हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो जैसे निकालेंगे तो 11 का जीरो बचेगा 10, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो ये 50/8 गुना 10 की पावर 11। इसे डिवाइड करोगे तो 8 छक 48, देखा पॉइंट आ गया, गुना 10 की पावर 11 समथिंग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इफ EA be the electric field strength of a short dipole at a point on axial line, EA को कहां पे बोला है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल ये माइनस, ये इसका प्लस चार्ज, इस एक्सियल पॉइंट पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड स्मॉल e that and the on the equatorial line at the same distance, ये जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E दिया हुआ है। तो अपने को इस और इस में रिलेशन बताने, अपन लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 2kp/r³, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है kp/r³। अपन लोग सीधा सीधा देख सकते हैं, ये वाला 1 गुना है तो ये यहाँ पे 2 गुना है, तो मतलब EA जो है वो 2 गुना है किसका, E इक्वेटोरियल पॉइंट का। तो ये वाला अपना रिलेशन बन के आ रहा है। ठीक है, ये आपने डेरिवेशंस करा भी होगा, लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर पूछता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डायपोल की वजह से, और एक्सियल पॉइंट पे डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने सॉल्व करा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे दिखा है वैसे आपको याद कर लेना है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, फाई E इक्वल टू Q/ε0, क्या हो जाएगा, Q/ε0। गॉस लॉ का फॉर्मूला अपन लोग एक रिलेशन जानते हैं गॉस लॉ का, और एक उसे भी आप याद रख लेना। एक ये तो फाई का एक हो गया, फाई का दूसरा फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं E.dA। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, फाई इक्वल टू, ये भी फाई ये भी फाई, तो Q/ε0 इक्वल टू E.dA। ठीक है, ये वाला रिलेशन याद करके रखना, आप लॉन्ग क्वेश्चन में काम देगा। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि फाई E Q/ε0 है ना, बच्चा बच्चा जानता है, गॉस लॉ का डिफिनेशन ही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द मिनिमम। अच्छा, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है इसका आंसर की इस PDF के साथ ही अटैच्ड मिलेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, तो आप ऐसे ना समझे कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर सही है। तो आपका आंसर जो आंसर रहेगा उसको अटैच कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं अभी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज, 2 कूलम चार्ज है, तो उसमें
कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आपने को ये पता करना है। तो आओ जरा पता करते हैं। कैसे पता करेंगे अपन लोग, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले 100 नैनो कूलम वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करा ना, वैसे ही करेंगे और क्या। अपन लोग जानते हैं एन इक्वल टू क्यू होता है। क्यू आज के टाइम पे 2 कूलम दिया हुआ है, एन निकालना है, और ये जो ई है, ई को इधर भेज दें तो डिवाइड हो जाएगा। ये 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू कूलम। ये कूलम कूलम कट गया, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये जीरो हट के यहाँ आ गया। अभी चलते हैं, 20/16 हो गया, 10 की पावर 19 हो गया इधर। अब देखो ये कट रहा है क्या, हाँ 4, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16 हो गया। ये 5/4 आ रहा है इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 कूलम में पूछा है ना, हाँ तो इसको डिवाइड कर लो। 4 एका 4 हो गया, कितना बच गया, 2 बच गया, तो 4 दूना 8 हो गया, तो नहीं 1 बचेगा, तो 1 पे 0 उतार ही लेते तो 10 हो गया, तो 4 दूना तो 1.2 इंटू 2 बच गया, 4 पंचे 20, ये हो गया आपका 10 की पावर 19। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.25 इंटू 10 की पावर 19। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ये डिवाइड आपको आता है ऑलरेडी, तो इतना कंफ्यूजन ना हो कि कैसे आ गया, आप इधर छोटे वाले तरीके से कर लेना आप। ठीक है, ये 4/5 ऐसे करके 4 डिवाइड। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे 1 कूलम आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 20 था, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएंगे सारे कैलकुलेशन आपका। ये आधा कर लो ना डायरेक्ट, इसका आधा कर लो, नहीं समझोगे फिर आप। यहाँ 10 कर देता हूँ, ये 16 कर देता हूँ, ठीक है, पूरा ही मिटा देता हूँ यहाँ पे, सारा गेम वैसे ही चलेगा। ये 2 के लिए पूछा था, ये 1 के लिए पूछा, 1 पुट कर दिया। अब सॉल्व करो इसे, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 8 16। तो ये देखो 5/8 आ रहा है इंटू 10 के पावर 19। 1 0 इससे छीन के इसे दे दो, तो ये 50/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 18 बचेगा। तो ये देखो सॉल्व करो ये से, तो 8 8 छक 48 हो गया, कितना बच गया आपका 48, 2 1 0 उतार ही लेते हैं पॉइंट के बाद, तो 20 हो गया, तो 8 दूना 16 हो गया। 16 में कितना बच रहा है आपका, 4 बच रहा है, तो 8 पंचे 40, फिर 1 0 उतार लिया इंटू 10 की पावर 18, है ना, तो ये आंसर हो गया। तो अब याद कर लो कि 1 कूलम चार्ज पे इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 34 का ए नंबर। ठीक है, 34 का कौन सा हो गया, ए नंबर सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो याद करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना, डेटा है बेसिकली। तो डेटा को जैसे आपने याद किया 5 दूना 10 होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू को याद करके रखना है। 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ऐसा आपका, तो ऑप्शन को इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, घुमा के पूछ दिया है। तो कौन सा 35 का ए ना ऑप्शन आपका सही है। इसको अपन लोग लिख सकते हैं ना, इस यूनिट को, ये वाला तो एज इट इज आएगा, इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर, न्यूटन को ऊपर भेजेंगे तो -1 बचेगा, मीटर को भी ऊपर भेजेंगे तो -2 बनेगा। तो ये ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में, तो वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 35 का ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, फ्री चार्ज एक दिया हुआ है, पहला वाला कितना दिया है 3Q दिया हुआ है, दूसरा प्लस का Q दिया हुआ है, तीसरा कैपिटल Q आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन। तीनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल्स इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q, जो बीच वाला चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड Q है, उस पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q विल बी, कैपिटल Q का वैल्यू कितना आएगा ये अपने को पता करना है। तो ये देखो एक ही लाइन पर है तीनों चार्ज, और पहला बीच वाला का मैग्नीट्यूड प्लस Q है, पहले वाला का प्लस का 3Q है, और सबसे लास्ट वाला का कैपिटल Q है। तो अपन लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सन लगेगा, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर भेजेगा, जाओ, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा,
तो देखो इस पॉइंट पे, इस चार्ज पे इधर ऐसे खिंचाव वाला फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स दोनों में कितना है, 0 है, ये मतलब रेस्ट पर है। तो ये वाला फोर्स को 1 बोल दिया, ये वाला फोर्स 2 बोल दिया, दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो ये 0 होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। दोनों में से कोई एक जन भी बढ़ गया तो जिधर बढ़ेगा उधर चार्ज मूव करना चालू कर देगा, तो 0 है, इसका मतलब इक्वल है। तो आप लगाओ यहाँ पे कूलम्स नियम इन दोनों के वजह। तो अपन लोग जानते दोनों का सेपरेशन आर है, इक्वल दिया है ना, इसीलिए तो यहाँ लगाएंगे के Q1 का वैल्यू यहाँ पे है 3 इंटू Q2 का वैल्यू यहाँ पे है Q आर स्क्वायर, इन दोनों पे लगा कूलम्स लो तो K इंटू ये पहला चार्ज Q और ये दूसरा का चार्ज कैपिटल Q, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना, ये आर स्क्वायर कट गए, ये छोटा वाला Q छोटे वाला Q के साथ कट गया, के भी कट गया, तो Q डायरेक्टली दिख गया यहाँ पे प्लस का 3Q इक्वल टू Q। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, 36 का ए नंबर आपका सही है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओनली भी बोलते हैं। तो 2-3 है, इन नाम को आपको याद रखना है ना। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है तो वोल्ट पर मीटर होगा, बोला था ना ये बहुत बार आता है वोल्ट पर मीटर, इसको ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में ऐसे लिख के रखा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 37 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द काउज ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी में चार्ज होने का क्या रीजन है। तो अपन लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगा, तो उसी की वजह से अपन लोग क्या बोलते हैं, किसी बॉडी पे चार्ज क्रिएट होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, बोथ ए एंड बी यस ये भी सही है। तो सबसे ज्यादा सटीक कौन लग रहा है, सी लग रहा है, दोनों बातें साथ सही है, डी तो छट गया, नन ऑफ दीजिए। 38 का सी नंबर हो जाएगा, 38 का सी नंबर। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड इट मास, किसी बॉडी पे अपन लोग चार्ज करते हैं तो उसके मास पे क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से या तो आएगा या तो जाएगा, उसके वजह से चार्ज क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन पे मास होता है। तो भाई जब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना मास लेके जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना मास लेके आएगा। ठीक है, तो इंक्रीज हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा चार्ज हो रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव। डिक्रीजिंग ये भी हो सकता है, रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल ये तो गलत हो गया। डी नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ ये इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। अब वो चार्ज की प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है कि कैसा वाला चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है निगेटिव हो रहा है। ठीक है, यदि पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास लेके जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। यदि निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, गेन हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मास लेके आ रहा है तो मास इंक्रीज हो जाएगा उस बॉडी। ठीक है, इस तरह से तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देखो आप, कंसीडर 3 चार्ज बॉडीज पी क्यू आर, 3 को बॉडी दिया है जिसका नाम है पी क्यू आर है। इफ पी एंड क्यू रिपेल ईच अदर, पी और क्यू क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, पी और क्यू एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, रिपेल्सिव फोर्स को ऐसे ही तो दिखाते हैं, रिपेल ईच अदर एंड पी अट्रैक्ट आर इन द अट्रैक्ट आर, और पी क्या कर रहा है, आर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आर बना दे, ये लो जी, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन क्यू एंड आर, तो इस और इस के बीच में कैसा नेचर होगा वो जानेंगे। देखो पहले समझ लेते हैं, ये दोनों क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है, रिपल्सन, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, और ये दोनों निगेटिव निगेटिव हो सकता है, तब भी ये रिपल्सन करेगा। लेकिन इधर तो देखो, यदि ये वाला पॉजिटिव है तो इसको मजबूरन निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा। यदि P मेरा निगेटिव है तो इसको मजबूरन पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में आप देख सकते हो, यदि ये पॉजिटिव होता है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, यदि निगेटिव होता है ये वाला तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट ये होगा हर बार, तो ऑपोजिट होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, 40 का ए नंबर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको, तो 40 का ए आंसर हो गया। 41, ए ग्लास ऑफ रब्ड विथ
सिल्क एक्वायर्स ए चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिल्क? सिल्क बॉडी पे अपन लोग एक ग्लास के रड को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद उस पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अपना सिल्क बॉडी पे कितना चार्ज इक्वायर होगा, उस पर भी कितना आएगा। तो अपन लोग जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं ना एक दूसरे बॉडी पे, क्या होता है, इक्वल चार्ज क्रिएट होता है। तो ये यदि प्लस है तो वो वाला निगेटिव में क्रिएट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर 41 का बी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? के बोलते हैं। के का वैल्यू आपको शुरुआती दौर पे याद करा दिया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसका मैग्नीट्यूड ये 4 पाई है ना, इस 4 पाई को जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका एक वैल्यू भी आता है 9.10⁹ ये वैल्यू और के का यूनिट ये दोनों आएगा मिलके। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। 42 का आपका सी नंबर सही हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्ट जोड़ देते हो ना, +2q 3q इक्वल टू 5q। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। 43 का बी नंबर। आपका 44 का, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है? ESU का फुल फॉर्म वही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इतना ही होता है। 9 इंटू 10⁻9 याद करना बहुत इजी हो गया। इस डेटा को आप ऑलरेडी दिमाग में सेट करके रखे हैं, तो अभी आप ESU के फॉर्म में भी याद करके रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर, कूलम फोर्स इज सेंट्रल होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है? कूलम फोर्स को ही अपन लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, और वो आपका नेचर में कैसा होता है? सेंट्रल होता है। सेंट्रल लाइन के, जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों सेंटर को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन कौन है? ये वाला। तो इन्हीं लाइन के अकॉर्डिंग आप ये फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, तो डिपेंड करता है चार्ज के प्रवृत्ति पर। तो जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर लाइन के अलोंग लग रहा है, तो इसीलिए सेंटर फोर्स बोलेंगे इसको। और तो सबसे ज्यादा सटीक कौन सा लग रहा है? ए नंबर लग रहा है, तो ए आंसर होना चाहिए। बट सी ऑप्शन में आपका दिया है बोथ ए एंड 2, तो अपन लोग दोनों को मारेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं इसको। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 3 बातें आपको रट लेनी है। ठीक है, कौन कौन सा, ध्यान से सुन लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट आपको याद कर लेना है वोल्ट पर मीटर, और ये नेचर में कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। और एक बात बता देता हूं, ये सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। ये 3-4 बातें याद कर लोगे तो तकरीबन बहुत ज्यादा हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया है, कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट चलते हैं 47। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बोथ ए एंड बी। डी नंबर ऑप्शन में दिया नन ऑफ दिस। कंजर्वेटिव अभी 10 थोड़ी देर पहले बताया, देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 47 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 48 देखो आप, व्हेन द नेट टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, एंगल पूछ रहा है ये बेसिकली, है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, क्या होता है? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो भाई इसका वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और साइन थीटा अपना मैक्सिमम वैल्यू कौन से एंगल पे देता है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे तो थीटा से सवाल पूछेंगे, भाई तुम किसके किसके बीच का एंगल होता है? ये जवाब देगा मैं तो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता हूँ। तो इसको पढ़ने का तरीका देखना, टॉर्क का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तब मिलेगा जब इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो इसको अपन लोग परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका। एंगल बिटवीन द फील्ड एंड डायपोल इज 90 डिग्री, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 48 का ए फॉर एप्पल सही हो गया, वो ए फॉर आईफोन। क्वेश्चन नंबर
49 व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डायपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। हर कोई जानता है ना, याद करके भी रखे होंगे। जीरो होता है नेट फोर्स, कितना रहता है, जीरो होता है। नेट टॉर्क जीरो नहीं होता, कपल लगता है और वही टॉर्क घुमाने का काम करता है और कितना अमाउंट से रोटेट करता है, इतना अमाउंट से, ठीक है। नेट फोर्स जीरो होता है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट बच्चा बच्चा जानता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो पहला ऑप्शन सही हो गया आपका 50 का। 51 व्हेन इज एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यदि स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं है, तो वो कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है, ठीक है। फिर से बता देता हूं, यदि केवल स्ट्रेट लाइन है ऐसा, तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यदि थोड़ा सा भी ऐसा है, देखो ये मान लिया ऐसा, तो थोड़ा सा ऊंचा बना डोप बना दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो उसने बोला है कि केवल स्ट्रेट लाइन है, तो कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखो सही लग रहा है मन ने। व्हेन द फील्ड इज यूनिफॉर्म, है ना, तब अपने को ये लाइन मिलता है। ये नॉन यूनिफॉर्म में मिलता है। और कैसा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों एग्जांपल है, याद रखिए इस बात को भी। क्वेश्चन नंबर 52 गिव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ ए डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है एक, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल इस सिस्टम को बोलते हैं, ये वाला सिस्टम हो गया प्लस चार्ज निगेटिव चार्ज, इस सिस्टम को अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है, ये कितना तगड़ा है, उस तगड़े को अपन लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों ही बोल सकते हैं, डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक जोड़ के। तो यूनिट क्या होता है भाई, अपन लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, यदि L लेते हैं तो L हो गया। तो L के लिए लिख लो आप, सेंटीमीटर लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हो, और इसके लिए कूलम, कूलम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कूलम मीटर तो नहीं दिया हुआ है, बट कूलम, हाँ कूलम मीटर दिया है, बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर ए। तो कूलम मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, ठीक है। इसको सही कर देता हूँ बीच में डैश लगा के, तो ये कूलम मीटर लगेगा, बीच में डैश, ठीक है, डैश नहीं था, आपको पीडीएफ में डैश मिल जाएगा। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। 53 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम ईच आर 100 सेंटीमीटर अपार्ट। 3 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं जो कितने सेंटीमीटर से सेपरेट किया गया, अपार्ट पे रखा गया है 100 सेंटीमीटर पे। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन के किस पॉइंट पर विद द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जीरो, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी जीरो, ठीक है। तो आओ जरा चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये वाला कितना है, 3 माइक्रोकूलम है, ये वाला भी कितना है, 3 माइक्रोकूलम है, ठीक है। दोनों को जोड़ने वाला एक लाइन होगा, बीच में कहीं पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है वो। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से x मान लीजिए, तो पूरा डिस्टेंस यदि L है, तो ये वाला ये सारा एग्जाम्पशन है मेरा, है ना। L बराबर पूरा दोनों के बीच में दिया हुआ है ना शायद, हाँ दिया हुआ होगा, देख लेता हूँ। 100 सेंटीमीटर, हाँ ये पूरा दिया है, ये 100 सेंटीमीटर है। इसको यदि x मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। और क्या, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से जानते हैं अपन लोग KQ/R² होता है, होता है ना। तो आप क्या लगाओ, इसके वजह से अपन लोग देखते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बोल रहा है, जीरो होना चाहिए, मतलब इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो जीरो। इसके वजह से इस पे डायरेक्शन इधर होगा, इसके वजह से इस पे डायरेक्शन इधर होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे, तो E1 इक्वल टू E2 होगा, तभी जीरो मिलेगा अपने को नेट फोर्स उस पर। तो ये हो गया Q का मैग्नीट्यूड रखो 3 माइक्रोकूलम, और R का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर। इधर देखो K इंटू Q अगेन 3 माइक्रोकूलम रखेंगे, और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 100 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों तो छम छम हो गया,
इसको पलट दो, ये ऊपर में कितना बच रहा है 1/x², ये भी 1/100 - x², इसको पलट दो तो ये हो गया x² इक्वल टू 100 - x²। जब ये आपका इवन पावर रहता है उसको हटाते हैं दोनों साइड से तो प्लस माइनस साइन आता है, तो ये तो बड़ा वाला एक्सप्रेशन है, तो प्लस माइनस साइन हमेशा छोटे वाले साइड पे लेते हैं, तो छोटा वाला एक्सप्रेशन कौन है, ये वाला, तो इस पे ले लेंगे अपन लोग प्लस माइनस एक्स। यदि ऑड पावर रहता सेम और काटते उसको तो प्लस माइनस नहीं आता, इवन वाले में प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो ये हो गया 100 - x। एक बार क्या करो प्लस को लेके चलो, प्लस को लेके चलेंगे तो इक्वल टू 100 - x हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये x इधर आएगा तो x पहले से है तो 2 x हो जाएगा इक्वल टू 100, तो x बराबर यहाँ पे मिलेगा 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल बीच में, पूरा यदि 100 है और 50 सेंटीमीटर आया है तो बिल्कुल बीच में मिलेगा ना। और यदि निगेटिव वाला को लेके चलता हूं तो निगेटिव वाला में देखो वैल्यू मिलेगा ही नहीं, ये माइनस का x है इक्वल टू 100 - x, इस माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस का x पहले से था, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 100, ये दोनों कट गए, x ही कट गया, जिसको निकालना चाहते थे वही कट गया, तो 0 इक्वल टू 100, ये नॉट पॉसिबल, 0 कभी भी 100 के बराबर नहीं हो सकता, तो निगेटिव लेने से कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो खुद से यहाँ पे कैलकुलस लगा के, बट ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, 0 100 के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए ये कंक्लूजन सही नहीं है, ठीक है। इजी वाला कौन सा सही हो जाएगा, प्लस लेकर चले थे तो 50 सेंटीमीटर आंसर आ गया, 50 सेंटीमीटर बिल्कुल बीच में लाया करेगा, लंबा क्वेश्चन था, तो कौन सा हो जाएगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, पहला ऑप्शन सही हो गया 53 का, ठीक है। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट्स, ये अगेन आ गया, वोल्ट पर मीटर ही है तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 54 का सी आंसर। 4 charges of same magnitude and same sign are placed at the corner of square each side 0.1 meter. What is electric field intensity at the center of square? 0 मिलेगा है ना, क्या मिलेगा 0 मिलेगा, इसने क्या दे दिया 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर दिया है, तो अपन लोग 0.1 मीटर को सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो एजम्पशन ले लेते हैं, कैसा दिया स्क्वायर दिया है ना, हाँ स्क्वायर शेप दिया, तो अपन लोग ए मान लेते हैं है ना, साइड सबका इक्वल रहता है ए। अब देखो भाई यहाँ पे जो चार्ज है ना वो कितना दिया हुआ है, सेम चार्ज है, तो यहाँ पे भी क्यू है, 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 और ये सेंटर है, तो सेंटर से सभी का डिस्टेंस आर होगा ना, यहाँ से भी डिस्टेंस आर होगा, तो इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, इधर की ओर, इसके वजह से इधर की ओर, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूंगा तो क्या होगा KQ/R², इसके वजह से लिखना चाहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा KQ/R², क्योंकि K यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, बड़ा वाला Q मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो भाई एक दूसरे को देखो ना, एक ऑपोजिट लगा रहे मतलब कैंसिल आउट कर देंगे, उसी तरह इसमें भी गेम होगा, सेम खेला, ठीक है। ये वाला क्या करेगा, इस पॉइंट पे इधर चार्ज फोर्स लगाएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम लगेगा, यही फॉर्मूला, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा है ना। लिखना चाहते हो तो लिख लेता हूँ, चलो जी मन को शांति मिलेगी, ये रहा R², यहाँ पे भी लिखना चाहो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड होगा आपका KQ/R², तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो नेट फील्ड 0 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। 55 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट है। 56 क्वेश्चन नंबर 56, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अबाउट ए निगेटिव पॉइंट चार्ज, निगेटिव पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है अपन लोग जानते हैं, इनवर्ड रहता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इनवर्ड होता है, तो सर्कुलर तो होता ही नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर बी भी सर्कुलर, ये भी कट गया। रेडियल होता है, रेडियल मतलब स्ट्रेट लाइन, बाहर की ओर ऐसे निकलना, रेडियल का मतलब ये होता है, ये प्लस चार्ज है ना इस तरह बाहर, इसको रेडियल बोलते हैं, ठीक है। यदि माइनस है तो अपन लोग का रेडियल इनवर्ड ऐसे होगा, मतलब चारों तरफ से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रेडियल इनवर्ड वाला, निगेटिव चार्ज है तो ये वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बी मेंशन है तो इसको मैं सी कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगेन पीडीएफ में आपको सी ही मिलेगा, डोंट वरी, जो रॉन्ग मिल रहा है मैं करेक्ट करते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 57,
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। 58 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू। ये थोड़ा आपका आंसर को याद करने वाला क्वेश्चन है। तो अपन लोग जानते हैं ना, इस इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी स्फेयर में इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड ऑफ द स्फेयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना होता है, ये सारे आप डेरिवेशंस में सीखे होंगे। तो इसमें पूछा है लॉन्ग वायर की वजह से, तो इसका आंसर होता है 2k लैम्डा अपॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, तो उसके वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिख रहा है फोटो आपका, तो डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 ड्यूरिंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में शुरुआत में बता दिया था आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे की ओर डायरेक्शन है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो प्लस चार्ज इधर होगा, माइनस चार्ज इधर होगा। प्लस चार्ज इधर क्यों? क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन प्लस चार्ज की ओर होता है। अनस्टेबल दिया है तो मुझे मजबूरन है कि प्लस को इधर ही रखना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। ठीक है, तो अनस्टेबल में ये कंडीशन होता है, याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। ठीक है, लगे हाथों ये भी याद रखिएगा, पीई साइन थीटा, टॉर्क लिखना चाहो थीटा की जगह देखो 180 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और तो 180, साइन 180 का वैल्यू अगेन 0 होता है, तो पीई इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम नाम है तो मतलब टॉर्क उसमें 0 ही रहा होगा। तो याद रखिएगा टॉर्क बराबर कितना आ गया? 0 हो गया। दोनों इक्विलिब्रियम में टॉर्क का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, स्टेबल में भी अनस्टेबल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 आर यू सब्सक्राइब फिजिक्स 77। ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपसे आपका हेल्प क्वेश्चन नंबर 16 मांग रहा है कि आपने फिजिक्स 77 को सब्सक्राइब किया, तो थोड़ी सी आपकी भी हेल्प बनती है कि फिजिक्स 77 को आप क्या करो, सब्सक्राइब कर दो।